आज जो हम चैप्टर डिस्कस करने लगे हैं वो है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। अडल्ट हेल्थ नर्सिंग का ये सेकंड चैप्टर है और इम्पोर्टेंट चैप्टर है और है भी इजी सा चैप्टर है। इसमें मतलब पैथो भी आ सकते, पैथो में भी चैप्टर इंक्लूड है और साथ हमारे पास अडल्ट में भी इंक्लूड है। अब अगर बात की जाए ना फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, इसमें बेसिकली क्या होता है, हमारे पास ना फ्लूइड भी हमारा वेस्ट होता है और उस फ्लूइड के साथ ना हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स भी डिस्टर्ब होते हैं। अब सबसे पहले आ जाती है हाइपोवोलेमिया। हाइपो का वर्ड जहाँ पे भी आएगा इसका मतलब होता है वॉल्यूम कम हो जाना, और वोलीमिया मतलब वॉल्यूम कम हो जाता है। इसमें सिंपल से ये होता है जो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है ना वो लॉस हो जाता है। देन इनटेक, यानी कि इनटेक हम कम ले, इनटेक हमारा कम है लेकिन जो वेस्ट हो रहा है बॉडी से वो ज़्यादा हो रहा है। अब बेसिकली इसमें क्या होता है, चूँकि इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर दोनों एक ही पोजीशन में प्रपोर्शन में रिलीज़ हो रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं बॉडी से, जिसकी वजह से क्या होता है हमारे पास, हम लोग इसको कंफ्यूज नहीं करते किसके साथ, डिहाइड्रेशन के साथ। अब डिहाइड्रेशन में बेसिकली सिंपल सिर्फ और सिर्फ वाटर का लॉस होता है, उसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस नहीं होते। लेकिन इसके अंदर हाइपोवोलेमिया में क्या होता है, फ्लूइड तो वेस्ट होता ही होता है, उसके साथ इलेक्ट्रोलाइट भी डिस्टर्ब होते हैं। अब इसमें क्या कॉजेज फैक्टर आते हैं, सिंपल सा लॉस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट, वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, फिस्ट्यूला हो सकता है। फिस्ट्यूला हम कहते हैं कनेक्शन को, यानी कि एक जगह से दूसरी कनेक्शन बन जाता है, जहाँ से फूड वहाँ मूव कर जाता है। फीवर हो सकती है, एक्सेस स्वेटिंग हो सकती है, बर्न हो सकता है, उसके अलावा ब्लड लॉस, जीआईटी सेक्शनिंग। अब इसके अलावा फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट शिफ्ट हो गया, इसके अलावा हमारे पास इनटेक कम हो गया, एनोरेक्सिया, नोजिया, इनएबिलिटी टू गेन एक्सेस टू फ्लूइड, डायबिटीज इंसिपिडियस। इसमें सिंपल सा क्या होता है, हमारी बॉडी से मतलब यूरिन आउटपुट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है बॉडी के अंदर हमारे पास फ्लूइड कम हो जाता है। इसके अलावा अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़। आगे हमारे पास मैनिफेस्टेशन में क्या होगा, पेशेंट को कौन से सिम्टम्स शो होंगे, अक्यूट वेट लॉस होगा, उसका स्किन टर्जिडिटी हो जाएगी, ओलिगोरिया हो जाएगा, इसके अलावा कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होगा, कैपिलरी फिलिंग टाइम प्रोलॉन्ग हो जाएगा। अब कैपिलरी फिलिंग टाइम हम कैसे चेक करते हैं, बेसिकली हम लोग सिंपल सा फिंगर्स वगैरह को प्रेस करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। अगर उसके बाद जब रिमूव करते हैं तो फ़ौरन से वहाँ पर रेडिश आना शुरू हो जाता है, रेड कलर लेकिन इस तरह से क्या होता है, लेकिन हमारे पास जब फ्लूइड लॉस हो जाता है तो हमारे पास ये रिफिलिंग टाइम जो होता है ना वो भी प्रोलॉन्ग हो जाता है। अगर सीवीपी भी कम हो जाता है, उसके अलावा जो हमारी नेक वेन होती है वो भी फ्लैटर हो जाती है, डिजीनेस, वीकनेस, थर्स्ट, कन्फ्यूजन, पल्स ज़्यादा हो जाती है, मसल क्रैम्प्स हो सकते हैं, सनकन आइज हो सकती, नोजिया, इंक्रीज टेम्परेचर, कूल एंड क्लैम्पी स्किन होती है। अब हमें असेसमेंट में क्या करवाना है, क्या डायग्नोस्टिक प्रोसीजर होते हैं हम लोग जिसके लिए करवाते हैं। सबसे पहले तो जो लैब हम टेस्ट करवाएंगे उसमें क्या होगा, हमारा एचबी का लेवल ज़्यादा होगा, एचबी भी ज़्यादा होगी, हेमाटोक्राइट भी ज़्यादा होंगे। इसके अलावा सीरम और यूरिन ऑस्मोलैरिटी जो होती है ना वो भी ज़्यादा हो जाएगी, हमारे पास यूरिन सोडियम कम होगी। इसके अलावा हमारे पास ब्लड यूरिन नाइट्रोजन वो भी कम हो जाएगी, क्रिएटिनिन भी ज़्यादा होगा, ये कम ज़्यादा होगा। यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा हो जाएगी। इसके लिए मतलब कुछ कर लें, इसमें ज़रूरी नहीं सब करने। हाइपोकलीमिया जो होता है वो जीआईटी और रीनल लॉस के साथ हाइपोकलीमिया हो सकता है, हाइपरकलीमिया हो सकता है, हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है, हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है, और यूरिन ऑस्मोलैरिटी जो होती है 450 से ज़्यादा हो सकती है। अब ये जो हमारे पास बी1 की कंसंट्रेशन रेशियो बताई हुई है और यूरिन ऑस्मोलैरिटी रेशियो बताई हुई है, ये एमसीक्यूज़ में आ सकती है। अब इसमें पैथोफिजियोलॉजी है, बहुत सिंपल सी पैथोफिजियोलॉजी है। इसमें ना क्या होता है, हमारे पास जब हम इनटेक कम कर देते हैं और हमारे पास वॉमिटिंग डायरिया के ज़रिए हमारा बॉडी से वो फ्लूइड जो होता है ना वो क्या होता है, रिमूव हो जाता है। उसकी वजह से क्या होगा, हमारा ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा। जब ब्लड वॉल्यूम कम होता है ना तो क्या होता है, हमारे पास कार्डिक आउटपुट कम होता है, यानी कि जो हार्ट ने ब्लड पंप करना होता है वो कम हो जाएगा। इस तरह से ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा। अब जब कार्डिक आउटपुट ब्लड प्रेशर कम होता है ना तो हमारी बॉडी के अंदर ना, हाँ, दो सिस्टम एक्टिवेट होते हैं, एक रेस, ठीक है, और दूसरा हमारे पास होता है एडीएच। ये सिस्टम क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो सोडियम और वाटर होता है ना उसको कंजर्व करने की कोशिश करते हैं। इस तरह से क्या होता है, हमारे पास वो फ्लूइड को मेंटेन कर रहे होते हैं। अब जब सेल के अंदर डिहाइड्रेशन हो तो सेल जो होता है वो वाटर को लॉस करेगा ताकि वो ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन कर सके। अगर फिर भी हमारे पास इस तरह से केस में हमारे पास क्या होता है, फिर हमें जाके सिम्टम शो होना शुरू हो जाती हैं, टैकीकार्डिया, हाइपोटेंशन, डिजीनेस, लो यूरिन आउटपुट, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन। सिंपल सा क्या होता है, जब हम इनटेक कम हो जाए और हमारे पास क्या कहते हैं रिलीज ज़्यादा हो जाए, मूव ज़्यादा हो जाए, तो उस केस में क्या होता है, हमारा कार्डिक आउटपुट ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और इस तरह से रेस और एडीएच जो सिस्टम होता है वो एक्टिवेट होता है और वो सिंपल से क्या करता है, सोडियम और वाटर को बॉडी में कंजर्व करने की कोशिश करता है।
इस तरह से फिर हमारे पास क्या होता है, जो सेल होते हैं ज़ाहिर सी बात उन्होंने अपनी ऑस्मोलैरिटी जो प्रेशर होती है ना उसको मेंटेन करना होता है, तो वो क्या करते हैं फ्लूइड वगैरह को रिमूव करना शुरू कर देते हैं। इस तरह से फिर हमारे पास सिम्टम कौन से शो होती हैं, टैकीकार्डिया, हाइपोटेंशन, डिजीनेस वगैरह शो होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कॉम्प्लिकेशन। अब उस कॉम्प्लिकेशन में सिंपल सा क्या हो सकता है, शॉक में पेशेंट जा सकते हैं। अब शॉक में बेसिकली क्या होता है, हमारा फ्लूइड बहुत ज़्यादा लॉस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारा पेशेंट जो होता है ना वो शॉक में चला जाता है। अब शॉक की आगे फर्दर क्लासिफिकेशन आएगी जो कि आप लोग CVS में पढ़ोगे। ऑर्गेनिक फेलियर होते ऑर्गन फेलियर हो सकती है, यानी कि किडनी फेलियर हो सकती है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकती है और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है। अब मेडिकल मैनेजमेंट बहुत सिंपल सा है कि जब अगर तो डेफिशिएंसी सिवियर नहीं है, यानी कि इतना ज़्यादा बॉडी से लॉस नहीं हुआ, तो फिर हम लोग ओरल रूट प्रेफर करेंगे और जो पेशेंट होता है मतलब उसको कहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा पानी इनटेक करें। अगर तो बहुत ज़्यादा बॉडी से एलिमिनेट हो गया तो फिर हम IV रूट प्रेफर करेंगे। IV रूट के अंदर हम लोग फ्लूइड वगैरह लगाएंगे पेशेंट को। इसमें कौन कौन से आ सकते हैं, आइसोटोनिक इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन आएंगे जिसमें रिंगर लैक्टेट आ जाता है। इसके अलावा 0.9% सोडियम क्लोराइड आता है, जो कि हमने फर्स्ट लाइन यही देना है पेशेंट को। उसके बाद हम जब पेशेंट को हमने फिर जाके करना है, उसके बाद जब पेशेंट नॉर्मोटेंसिव हो गई, यानी कि उसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो नॉर्मल हो जाए, तो फिर हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन देंगे। उसमें 0.45 सोडियम क्लोराइड आता है, यानी कि NaCl। अब फ्लूइड जो होता है ये फ्लूइड चैलेंज टेस्ट होता है। इसमें सिंपल से हम लोग क्या करते हैं जो हम वॉल्यूम होता है वो एक स्पेसिफिक रेट के ऊपर देते हैं, एक स्पेसिफिक इंटरवल पे देते हैं, और इस तरह से हम लोग क्या करते हैं पेशेंट की जो रिस्पॉन्स होता है ना उसको मॉनिटर करते हैं, वाइटल साइन, ब्रेथ साउंड वगैरह को मॉनिटर करते हैं। इसके अलावा हमारे पास एग्जांपल में सिंपल से क्या आ जाती है फ्लूइड टेस्ट में, अगर फर्ज करें हमने किसी भी पेशेंट को 100 to 200 ml NS देना है, ठीक है, ओवर 15 मिनट, तो हम लोग उसको कंटिन्यूसली मॉनिटर करना है। नर्सिंग मैनेजमेंट में सिंपल सा क्या होता है, हमने इनपुट आउटपुट मॉनिटर करना है, एटलीस्ट 8 आवर्स तक हमें डेली मॉनिटर करना है। इसके अलावा हमने जो फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंसी होती है एक बार डेवलप हो जाए तो हमने किडनी को, हमारी जो किडनी होती है ना वो अटैम्प्ट कोशिश करती है कि हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है ना उसको रेगुलर बेसिस मेंटेन करती रहे। अब यूरिन आउटपुट जो होता है हमारा वो भी जब यूरिन आउटपुट 1 मिलीलीटर पर kg पर आवर से कम हो जाए, इस केस में हमारी बॉडी क्या करती है, किडनी क्या करती है, हमारे फ्लूइड वॉल्यूम को रिजर्व करने की कोशिश करती है। हमने इसके साथ डेली वेट जो होता है बॉडी का उसको मॉनिटर करना है, वाइटल साइन को मॉनिटर करना है, इसके अलावा उसकी रैपिड पल्स वगैरह को मॉनिटर करना है, हम लोगों ने स्किन ट्रैजेक्टरी को मॉनिटर करना है, ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन को मॉनिटर करना है, इसके अलावा यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी को मॉनिटर करना है। फ्लूइड वॉल्यूम जो होता है उससे बचाने के लिए हम लोगों ने पेशेंट की जो फ्लूइड लॉस हो ना उसको मिनिमाइज़ करना है, और पेशेंट को हमने स्मॉल वॉल्यूम में ओरली हाइड्रेशन सोल्यूशन देने हैं, ठीक है। हाइपरवोलीमिया, जो हाइपोवोलीमिया था उसमें सब कुछ कम हो रहा है, इसमें सब कुछ ज़्यादा हो जाएगा। हाइपरवोलीमिया सिंपल से क्या होता है, हमारे पास ये एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड जो होता है ना वो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड ज़्यादा, क्योंकि इनटेक ज़्यादा हो गया लेकिन बॉडी से जो एलिमिनेट होता है वो कम हो रहा है, लेकिन वाटर और इलेक्ट्रोलाइट दोनों एक ही पोर्शन में रिलीज़ हो रहे हैं। इस वजह से हम लोग क्या कहते हैं बेसिकली इसको डिहाइड्रेशन वगैरह से हम कंफ्यूज नहीं करते हैं। अब कॉजेज इसमें सिंपल से क्या हो सकती है, किडनी इंजरी, हार्ट फेलियर, सीरोसिस हो सकती है, यानी कि जो लीवर के सेल्स होते हैं वो अब नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, फ्लूइड शिफ्ट हो सकता है, प्रोलॉन्ग कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है, हाइपर एल्डोनिज्म हो सकता है, अक्यूट वेट गेन हो सकता है, इसके लिए पेरिफेरल एडीमा हो सकता है। पेरिफेरल एडीमा यानी कि हमारी बॉडी के लिम्स वगैरह के अंदर क्या होगा, फ्लूइड अक्यूमुलेट हो जाएगा। असाइटिस हो सकती है, इसके अलावा हमारे पास जो जगुलर वेन होते हैं वो डिस्टेंशन फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, इसके अलावा क्रैकल्स हो सकते हैं, एलिवेटेड CVP हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है, BP ज़्यादा हो सकते हैं, पेशेंट का बाउंडिंग पल्स हो सकती हैं, कफ, रेस्पिरेटरी रेट भी ज़्यादा और यूरिन रेट भी ज़्यादा। अब जो हमें लैब टेस्ट करवाना है हीमोग्लोबिन के लिए, हेमाटोक्राइट जो होता है उसका लेवल कम होगा, सीरम यूरिन ऑस्मोलैरिटी का लेवल कम होगा, यूरिन सोडियम एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी का भी लेवल कम हो जाएगा। इसके अलावा हम लोग चेस्ट टेक करवाते हैं ताकि हम पल्मोनरी कंजेशन को चेक कर सकें। पैथोफिजियोलॉजी सिंपल से ये होता है किसी भी टियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से क्या होगा, फ्लूइड इनटेक ज़्यादा हो गया और ब्लड वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा, ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, क्योंकि बॉडी के अंदर फ्लूइड ज़्यादा तो जाहिर सी बात है वो जो फ्लूइड होता है वो दूसरे ऑर्गन्स की तरफ मूव करना शुरू करेगा, इस तरह से स्वेलिंग हो जाएगी ऑर्गन ओवरलोड्स के अंदर, और टिश्यू वगैरह जो होते हैं वो स्वेल हो जाएंगे, ऑर्गन का साइज इनहेंस हो जाएगा। कॉम्प्लिकेशन में सिंपल सा एडीमा, हाइपरटेंशन, असाइटिस, हेपेटोकंजेशन, इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस, रीनल इम्पेयरमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में आपने क्या करना है, यानी कि डॉक्टर किस तरह से उसको मैनेज करते हैं, हम बेसिकली डायूरेटिक्स देते हैं। अब डायूरेटिक्स का काम बेसिकली क्या कर होता है, सोडियम और वाटर को बॉडी से एलिमिनेट करना, ठीक है, उसको जो
कंजर्व हो रहा है ना, उसको प्रिवेंट करना बॉडी में कंजर्व होने से। इसमें थायराइड डायूरेटिक्स आते हैं, लूप डायूरेटिक्स आते हैं, जो कि हम लोग प्रेफर करते हैं। अब हाइपोक्लीमिया से बचाने के लिए हम लोग साथ क्या करते हैं, पोटाशियम सप्लीमेंट्स भी देते हैं। अब बेसिकली ना डायूरेटिक्स क्या करते हैं, वो सोडियम क्लोराइड्स वगैरह को तो मेंटेन करते हैं, लेकिन ना उनके ज़रिए जो पोटाशियम का लेवल होता है ना, वो बहुत कम हो जाता है। इसको बचाने के लिए फिर हम लोग क्या करते हैं, हाइपोक्लीमिया मतलब हम लोग पोटाशियम के सप्लीमेंट्स देते हैं पेशेंट को। आगे बात की जाए न्यूट्रिशन थेरेपी, सिंपल सा हमने सोडियम से डिस्ट्रक्ट करना, क्योंकि सोडियम वाटर को अपने साइड अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास बॉडी में वाटर लेवल ज़्यादा हो जाता है। सोडियम हम तकरीबन 6 से 12 ग्राम ऑफ साल्ट जो होता है ना, हम लोग इतना एडवाइस करते हैं। इसके अलावा लोअर सोडियम भी मतलब इससे रेंज कम करनी है। नर्सिंग मैनेजमेंट में सिंपल सा क्या होगा, इनपुट आउटपुट आपने मॉनिटर करना है, वेट मॉनिटर करना है, उसके अलावा वेट गेन को मॉनिटर करना है, ब्रेथ साउंड्स को उसकी मॉनिटर करना है, पेशेंट की एडिमा की जो डिग्री होती है उसको मॉनिटर करना है आपने। इसके अलावा सोडियम रिस्ट्रिक्टेड डाइट के लिए पेशेंट को एजुकेट करना है, उसको मेडिकेशन प्रोवाइड करनी है। रेस्ट पीरियड के लिए उसको कहना है कि वो रेस्ट करे ज़्यादा से ज़्यादा। इसके अलावा डिस्पनिया और ऑर्थोपेनिया अगर प्रेजेंट है तो उसकी पोजीशन को हमने चेंज करना है। अब बेसिकली डिस्पनिया ऑर्थोपेनिया क्या होता है, ये हमारे पास ना जो रेस्पिरेटरी सिस्टम रेस्पिरेशन का पैटर्न होता है ये डिस्टर्ब हो जाता है, यानी कि उसको सांस लेने में अगर मसला है ना, तो उस केस में हमने इसकी पोजीशन को चेंज करना है, सेमी फॉर्वर्ड पोजीशन हमने प्रोवाइड करनी है। अब हमने पेशेंट को जो उसके क्या करना है, रेगुलर इंटरवल के टाइम में हम उसको टर्न करते हैं, ताकि जो एडिमेटिशियस टिश्यू होते हैं ना, वो क्या कहते हैं, उसका ब्रेकडाउन कम हो स्किन की निस्बत नॉर्मल टिश्यू से, उनको कम डिस्टर्ब करे। अगर हमने पेशेंट को एजुकेट करना है एडिमा के बारे में और इसको किस तरह से बचा सकता है, वो किस तरह से उसको मैनेज करना है, इस तरह हमने उसकी स्किन केयर वगैरह को मॉनिटर करना है। ये इसकी नर्सिंग मैनेजमेंट थी। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एसिड बेस का कॉन्सेप्ट। अच्छा बच्चों, इसमें ना एसिड बेस में बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है। सबसे पहले हमारे पास आता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। इसी तरह दूसरा आता है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एंड रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। अगर मैं बात करूँ ना एसिडोसिस और अल्कलोसिस की, इसमें सिंपल से पीएच जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या होता है, हमारी जो पीएच होती है ना, वो क्या कहते हैं, नॉर्मल पीएच होती है 7, उससे कम हो जाती है, और जो बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन होती है ना, वो भी कम होती है। सिंपल से मेटाबॉलिक एसिडोसिस एक ऐसी क्लिनिकल डिस्टर्बेंस है जिसमें हमारी पीएच कम होगी और उसके साथ जो बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन होती है ना, वो भी कम हो जाएगी। अब पीएच कैसे कम होती है, बेसिकली ये हाइड्रोजन आयंस को गेन करते हैं, बाइकार्बोनेट्स को लॉस करते हैं। इस तरह से क्या होता है, हाइड्रोजन आयन के आने की वजह से पीएच कम होती जाती है और उतना ही एसिडिक होता जाता है। आगे बात करूँ मैं अनायनिक गैप की, इसका ना बहुत सिंपल सा ये होता है कि जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ना, पॉजिटिव हों चाहे नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, हम उनको सम करते हैं उनको सबका, और जो क्या कहते हैं, जो उनका आंसर आता है ना, वो हमारे रिप्रेजेंट करता है अनायनिक गैप को। अब सिंपल से क्या होता है, अगर तो हमने सोडियम के साथ पोटाशियम क्लोराइड और बाइकार्बोनेट्स के कम्बिनेशन लिए है ना, तो हमारा जो होना चाहिए अनायनिक गैप वो कितना होना चाहिए, 12 to 16 मोल पर इक्वेशन पर लीटर, ठीक है। लेकिन नॉर्मल अगर हमने पोटाशियम नहीं लिया तो हमारा नॉर्मल कितना होना चाहिए, 8 to 12 विदाउट पोटाशियम। अब इसकी क्लिनिकल क्लासिफिकेशन में सिंपल से क्या होगा, नॉर्मल अनायनिक गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। इसमें सिंपल से क्या होगा, नॉर्मल की बात कर रही हूँ, नॉर्मल में अगर तो ये विद इन द रेंज आए ना हमारे पास अनायनिक गैप, तो हम लोग पेशेंट को जो कहेंगे, हम लोग कहेंगे नॉर्मल अनायनिक गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस, जिसका दूसरा नाम होता है हाइपरक्लोरेमिक एसिडोसिस। और अगर इनसे ज़्यादा आए, 16 मिली इक्वेशन से ज़्यादा आए, तो फिर हम लोग इसको क्या कहते हैं ये रिप्रेजेंट करता है कि अनायनिक गैप ज़्यादा है, तो इसमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस की टाइप है। हाई अच्छा, पहले वाले में था सिंपल सा नॉर्मल अनायनिक गैप, क्योंकि वो रेंज आ रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हाई अनायनिक गैप है, तो इसका मतलब है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। अब कॉजेज सिंपल से ये होती हैं नॉर्मल और हाई में। नॉर्मल में सिंपल से डायरिया, इंटेस्टाइनल लोअर इंटेस्टाइनल फिस्टूला डेवलप हो सकता है, यूरेट्रोस्टोमीज हो सकती है, इसके अलावा यूज़ ऑफ डायूरेटिक्स हो सकती है, अर्ली इनसफिशेंसी हो सकती है, यानी कि किडनी अच्छे से काम नहीं कर पा रही है। इसके अलावा क्लोराइड का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा पेरेंटल न्यूट्रिशन है, लाइक जो कि विदाउट बाइकार्बोनेट्स और मतलब कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के बगैर ही आप ले रहे हो। हाई अनायनिक गैप एसिडोसिस में सिंपल से क्या कंडीशन हो सकती हैं, कीटोएसिडोसिस, लैक्टिक एसिडोसिस, लेट फेज ऑफ सेरिसाइक्लेट पॉइजनिंग हो सकती है,
इसके यूरीमिया हो सकते हैं, मेथनॉल हो सकता है और कीटोएसिडोसिस विद स्टार्वेशन। अब कीटोएसिडोसिस बेसिकली सिंपल से इसमें क्या होता है, हमारे पास बॉडी के अंदर इंसुलिन की इतनी डेफिशिएंसी हो जाती है कि वो जो फैट्स वगैरह होते हैं, ग्लूकोज होते हैं ना, उसको ही तोड़ना शुरू कर देते हैं बॉडी के अंदर। ग्लूकोज की बजाय हमारे पास ग्लाइकोजन वगैरह को तोड़ना शुरू कर देते हैं, फैट्स को तोड़ना शुरू कर देते हैं, और ये एक सीवियर कंडीशन होती है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन सिंपल सा हेडेक, कन्फ्यूजन, रोजीनेस, रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा हो सकती है, नोजिया, वॉमिटिंग, पेरिफेरल वेजुलाइजेशन। इसके अलावा हमारे पास ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, कोल्ड एंड क्लेमी स्किन हो सकती है, डिसअरिथमिया हो सकती है, यानी कि जो हार्ट रेट होता है ना वो भी चेंज हो सकता है, उसके रिदम में भी चेंज आ सकता है, शॉक में जा सकते हैं पेशेंट। अच्छा, पैथोफिजियोलॉजी में ना बहुत सिंपल सा पैथोफिजियोलॉजी है। जब हमारी बॉडी में एसिड प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए और जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं वो कम हो जाए, तो इसकी वजह से क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब बेसिकली होता कैसे है, हमारे पास जब हाइड्रोजन आयन एक्सेस फॉर्म में हो जाए और बाइकार्बोनेट्स आयन रिड्यूस फॉर्म में हो, तो क्या करेंगे, ब्लड की पीएच कम करेंगे। अब फिर क्या होता है, जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं और जो दूसरे बफर होते हैं ना, वो हमारे पास जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं ना, उनको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं। इस तरह से क्या होता है, हमारे पास ब्रीथिंग रेट ज़्यादा हो सकते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ब्रीथिंग रेट कैसे ज़्यादा होगा, क्योंकि वो बॉडी से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट करेंगे और इस तरह से हमारी बॉडी की पीएच को ना करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अब हमारी जो किडनी होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस को रिमूव करना शुरू कर देगी, बाइकार्बोनेट्स को प्रोड्यूस करना शुरू करेगी, कंपनसेट करने के लिए। लेकिन एक लंबे अरसे जब एसिडोसिस ही मेंटेन रहता है ना, यानी कि एंजाइम वगैरह ज़्यादा रहेंगे, हाइड्रोजन आयन ज़्यादा रहेंगे एक लंबे अरसे तक, तो क्या होगा, जो एंजाइम के फंक्शन होंगे ना वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगे, और इस तरह से फिर वो क्या होता है, एसिडोसिस की तरफ चला जाता है पेशेंट। सिंपल से क्या होगा, एसिड प्रोडक्शन होती है और बाइकार्बोनेट्स आयन की मेटाबॉलिज्म जो होता है वो डिस्टर्ब होता है। तो हमारे जो बाइकार्बोनेट्स वगैरह होते हैं वो उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए हाइड्रोजन वगैरह से क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, ताकि वो न्यूट्रलाइज कर सके बॉडी की पीएच को। फिर किडनी भी ऐसे ही करती है, किडनी क्या करती है, हमारी बॉडी से हाइड्रोजन आयंस को रिमूव करती है और बाइकार्बोनेट्स को मेंटेन करती है। लेकिन वो कितने अरसे तक ऐसा कर सकते हैं, तो वो फिर क्या होगा, विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब एक लंबे अरसे तक एसिडोसिस यही रहेगा, पीएच ज़्यादा ही रहेगी, तो फिर वो क्या होता है, जो एंजाइम ये काम कर रहे हो तो वो भी इनका फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा और हमारी बॉडी में ये सब कुछ आ जाएगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस की तरफ चलती है। असेसमेंट में हम एबीजीज करवाते हैं, इसके अलावा कार्डिनल फंक्शन फीचर को चेक करते हैं, इसके अलावा ईसीजी हम करवाते हैं। कॉम्प्लिकेशन में हाइपरवेंटिलेशन हो सकता है, हाइपोकोलीमिया हो सकता है, कार्डियक अरिथमिया हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकता है और सेलुलर फंक्शन डिस्टर्ब हो सकते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट में बहुत सिंपल सा ये है कि मेडिकल मैनेजमेंट में अगर तो प्रॉब्लम हमारे पास क्लोराइड के इनटेक की वजह से ज़्यादा आ रही है, तो हमने फिर जो मेडिकेशन यूज़ करनी है ना, उसमें हमने क्लोराइड नहीं लेना। इसके अलावा पोटाशियम लेवल को हमने क्लोजली मॉनिटर करना है। इसके अलावा हमने क्रोनिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर हमने लो से कैल्शियम लेवल जो होता है ना, उसको मॉनिटर करना है। क्रोनिक मेटाबॉलिक से पहले हम लोगों ने क्या करना है, बेसिकली हमें क्रोनिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस को ट्रीट करने से पहले हमने जो कैल्शियम लेवल होता है ना, उसको मेंटेन करना है, क्योंकि इससे क्या होता है, हमारे पास टेटनी डेवलप हो सकती है, टेटनस वगैरह। और जो पीएच हो, वो टेटनी क्यों डेवलप हुई है, क्योंकि पीएच बॉडी की ज़्यादा है। इस तरह से हमारे पास क्या होगा, आयनाइज कैल्शियम होंगे वो कम हो जाएंगे। अल्कालाइटिंग एजेंट्स हमें देने प्रेफर करने हैं। इसके अलावा हमें ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ में हेमोडायलिसिस वगैरह, पेरिटोनियल डायलिसिस को प्रेफर करना है। नर्सिंग में सिंपल सा ये मॉनिटर वाइटल साइन करने, बाइकार्बोनेट थेरेपी यूज़ करने, एबीजीज को असेस करना है, अपने इफेक्टिव ब्रीथिंग प्रमोट करवाना है, इलेक्ट्रोलाइट्स को मॉनिटर करना है। अब जो हाइड्रेशन लेवल होता है उसको भी एडमिनिस्टर करना है, यानी कि आईवी सोल्यूशन को आपने एडमिनिस्टर करना है, ताकि हम लोग क्या कर सकें, हाइड्रेशन वगैरह को मॉनिटर कर सकें। रेनल फंक्शन को मॉनिटर करना है, आपने न्यूट्रिशन सपोर्ट प्रोवाइड करनी है। इसके अलावा हमने पेशेंट को एजुकेट करना है और हेल्थ केयर टीम के साथ ना कोलैबोरेट करना है, ताकि हम पेशेंट की कंडीशन के बारे में बता सकें। आगे आ जाता है सिंपल अक्यूट एंड क्रोनिक मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। अल्कलोसिस में पीएच ज़्यादा होगी, ठीक है, पीएच यहाँ पे ज़्यादा होगी और बाइकार्बोनेट्स भी ज़्यादा होंगे। सिंपल से कॉजेज़ में इसकी क्या आ जाती है, वॉमिटिंग, गैस्ट्रिक सक्शन आ सकती है, इसके पाइलोरिक स्टेनोसिस आ सकती है, पोटाशियम का लॉस आ सकता है, एसीटीएच सेक्रेशन आ सकती है। इसके अलावा हमारे पास ये थी अक्यूट कॉजेज़। क्रोनिक में क्या होगा, एक लंबे अरसे तक डायूरेटिक यूज़ करते हो। इसके अलावा वेलिनस एडिनोमा हो सकता है। एक्सटर्नल ड्रेनेज ऑफ द गैस्ट्रिक फ्लूइड हो सकती है, यानी कि गैस्ट्रिक फ्लूइड का बॉडी से वो वेस्ट हो जाना, ड्रेन हो जाना। इसके अलावा पोटाशियम डिप्लेक्शन हो सकती है, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो सकती है, क्रोनिक इंजेक्शन ऑफ मिल्क एंड कैल्शियम कार्बोनेट्स।
आगे हाइपोकैलेमिया, बेसिकली हाइपोकैलेमिया की वजह से जो अल्कोलोसिस प्रोड्यूस होता है वो दो तरह से होता है। कैसे? बेसिकली जो किडनी होती है वो पोटाशियम को रिजर्व करने की कोशिश करती है और जो हाइड्रोजन सिक्रीशन होती है, एक्सक्रीशन होती है आयंस की, वो ज़्यादा करवा देती है। और सेलुलर पोटाशियम जो होता है वो बेसिकली सेल्स की तरफ मूव करता है ताकि वो क्या करे, सीरम लेवल को मेंटेन कर सके। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में आपने सिंपल सा टिंगलिंग ऑफ फिंगर्स, डिजीनेस, हाइपरटोनिक मसल्स हो सकते हैं, डिप्रेस रेस्पिरेशन हो सकती है, आर्टियो टैकीकार्डिया हो सकता है, डिक्रीज मोटालिटी एंड पैरालिटिक इलियस हो सकता है, प्रीमेच्योर वेंटिलेटर कंट्रैक्शन हो सकता है एंड यू वेव ऑन द ईसीजी ये डिस्टर्ब हो सकती है। आगे कॉम्प्लिकेशन में हाइपोकैलेमिया हो सकता है, हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है, हाइपोकैलेमिया क्लोरीमिया हो सकता है, इसके अलावा अरिथमिया हो सकती है, टेटनी हो सकती है। इसकी पैथोफिजियोलॉजी को बहुत अच्छे से सुनिएगा। सिंपल सा क्या होता है, हमारे पास वॉमिटिंग या गैस्ट्रिक सक्शनिंग की वजह से हमारे पास क्या होता है, फ्लूइड लॉस होता है। और फ्लूइड लॉस होने की वजह से क्या होगा, हाइड्रोजन आयंस होते हैं ब्लड की कंसंट्रेशन के अंदर वो भी कम हो जाएंगे। अब किडनी ने सिंपल से बाइकार्बोनेट्स को कंजर्व करने की कोशिश करनी है और वो भी क्या करेगी, हमारे पास हाइड्रोजन आयंस को क्या करेगी, एक्सक्रीट करने की कोशिश करेगी और इस तरह से हमारे पास एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करेगी। लेकिन एक लंबे अरसे तक जब पोटाशियम का लॉस होगा वॉमिटिंग या डायूरेटिक के ज़रिए, तो फिर हमारे पास अल्कलोसिस प्रोड्यूस होगी। तो इस तरह से क्या होगा, फिर रेनल के अंदर किडनी जो एसिड एक्सक्रीशन होगी ना वो भी डिस्टर्ब होगी और क्या हमारे पास क्लोराइड आयंस होंगे वो लॉस हो जाएंगे और हमारे पास फिर क्या होगा, क्लोराइड बाइकार्बोनेट्स का जो बैलेंस होता है वो भी डिस्टर्ब होगा और इस तरह से अल्कलोसिस प्रोड्यूस हो जाएगी। तो बेसिकली ना अब सिंपल सा यहाँ पे ये है कि जब वॉमिटिंग या गैस्ट्रिक सक्शनिंग हो जाए इसके ज़रिए हमारे पास क्या होगा, फ्लूइड लॉस होगा तो हाइड्रोजन आयन भी लॉस होंगे ब्लड के अंदर से। तो जो किडनी होती है वो हाइड्रोजन आयंस को मेंटेन करने की कोशिश करेगी। वो कैसे मेंटेन करेगी, वो बाइकार्बोनेट्स को बॉडी के अंदर रिजर्व रखेगी और हाइड्रोजन आयन को रिमूव करेगी। लेकिन अब जब लंबे अरसे डायूरेटिक्स वगैरह का यूज़ करते हैं ना, पोटाशियम जो होता है वो लॉस होता है। अब जब पोटाशियम लॉस होता है ना, तो जो किडनी होती है उसका एसिड एक्सक्रीशन जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस तरह से क्या होगा, फिर हमारे पास जो क्लोराइड का लॉस होगा, क्लोराइड आयंस और बाइकार्बोनेट्स का बेसिकली एक्सचेंज फॉर्म होती है, यानी कि एक अंदर जा रहा है एक बाहर जा रहा है, तो ये पैटर्न डिस्टर्ब हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास अल्कलोसिस प्रोड्यूस होगा। अब मेटाबॉलिक एक्यूट एंड क्रोनिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, इसमें सिंपल सा वहाँ पे हमने पीएच का कॉन्सेप्ट था और साथ उसके साथ बाइकार्बोनेट्स का कॉन्सेप्ट। लेकिन चूँकि ये रेस्पिरेटरी है तो यहाँ पे पीएच का कॉन्सेप्ट भी है और उसके साथ कौन सा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है उन्होंने, पीएच के साथ हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें सिंपल से ये होता है कि पीएच जो होती है 7.35 से कम हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो इसकी रेंज होती है 42 मिलीमीटर HG से ज़्यादा होगी। अब कॉजेज क्या हो सकती है, पल्मोनरी एडिमा हो सकती है, किसी भी फॉर्जन सब्सटेंस का हम एस्पिरेशन हो जाती है। इसके अलावा फिनोमोथेरिक्स हो सकती है, सेडेटिव की ओवरडोज हो सकती है, स्लीप अपनी यानी कि सोते हुए जब बंदा सोया तो उसकी जो रेस्पिरेटरी पैटर्न होता है वो डिस्टर्ब हो जाए, निमोनिया हो सकती है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है। अब इनकी वजह से क्या होगा, बेसिकली ये क्या करेंगे, मसल डिस्ट्रोफी का उसके करवा सकती हैं, मसल स्क्लेरोसिस हो सकती है, इसके मजेंथिस ग्रेविस हो सकता है एंड गोरियन बैलेंस सिंड्रोम हो सकता है। अब ये आप ना आहिस्ता आहिस्ता आगे जाके डिस्कस करोगे सब। अब किसी भी अब यहाँ पे पैथोफिजियोलॉजी में ये है, हाइपोवेंटिलेशन की वजह से क्या होगा, हमारे पास एल्वुलर वेंटिलेशन होगी, यानी कि हमारी जो एल्वोलाई होती हैं उसके अंदर ऑक्सीजन वगैरह की डेफिशिएंसी होगी क्योंकि आपका वेंटिलेशन पैटर्न ही डिस्टर्ब है। उसकी वजह से क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी और रिमूवल कम हो जाएगा। दूसरी क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जब ज़्यादा होगा तो कार्बोनिक एसिड ज़्यादा होगा ब्लड के अंदर। अब कार्बोनिक एसिड जो होती है वो हाइड्रोजन आयंस और बाइकार्बोनेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, ब्लड पीएच को कम कर देगा। ब्लड पीएच कम होगी तो यानी एसिडोसिस हो गया और जो किडनी होती है वो हाइड्रोजन आयन को ज़्यादा से एलिमिनेट करती है, बाइकार्बोनेट्स को कंज्यूम करती है ताकि वो एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन कर सके। ये कंपनसेटरी मैकेनिज्म के तौर पर कर रही है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में सिंपल से क्या होगा, पल्स, रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा, ब्लड प्रेशर ज़्यादा, क्लाउडीनेस ज़्यादा, मेंटल क्लाउडीनेस हो सकती है, कन्फ्यूजन हो सकती है, पेशेंट को लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस डिक्रीज हो सकता है, PaCO2 जो होता है उसका लेवल जो होता है वो 60 मिलीमीटर HG से ज़्यादा हो सकता है, सेरेब्रल वेस्कुलर वासोडाइलेशन हो सकती है यानी कि जो ब्रेन के अंदर वेसल्स होते हैं वो डायलेट हो सकती हैं। इसके अलावा वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो सकती है। इसमें वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में सिंपल सी बेसिकली एरिथमिया की टाइप होती है जिसमें वेंट्रिकल की वजह से जो हार्ट रेट जो प्रोड्यूस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इंट्राक्रेनियल प्रेशर ज़्यादा हो सकता है, पेपिलर एडीमा ज़्यादा हो सकता है, पेपिलर एडीमा हो सकता है,
इसके अलावा हाइपरकलीमिया हो सकती है। कॉम्प्लिकेशन में सिंपल हाइपोक्सीमिया, उसके हाइपरकैप्निया, अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, रेस्पिरेटरी फेलियर, कोर पल्मोनल वेंट्रिकुलर अरिथमियाज, पल्मोनरी एडिमा। अच्छा, इसमें जो असेसमेंट करवानी है आपने एबीजीज को मॉनिटर करवाना होता है। इसके अलावा हम लोगों ने पीएच को मॉनिटर करवाना होता है, ईसीजी करवानी होती है। मेडिकल मैनेजमेंट में सिंपल सा क्या होता है, ब्रोंकोडायलेटर देने हैं पेशेंट को, एंटीकोएगुलेंट थेरेपी यूज़ करनी है ताकि जो पल्मोनरी के अंदर एम्बोलाई वगैरह की फॉर्मेशन हुई है ना, उसको हमने ब्रेक डाउन करवाना होता है, उसके लिए एंटीकोएगुलेंट्स देंगे। पल्मोनरी हाइजीनिक मॉनिटर करनी है। जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है ना, उसको हम लोगों ने मॉनिटर करना, मतलब उसको हमने क्लियर करना होता है ताकि जो उसका रेस्पिरेशन वाला पैटर्न है ना वो डिस्टर्ब हुआ है, उसको ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी आती तो वो नॉर्मल हो सके। ठीक है, इसके अलावा फिर हम लोगों की क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हमारे पास क्या होता है, लाइट हेडेडनेस आ सकती है, वैसोकंस्ट्रिक्शन आ सकती है, सेरेब्रल ब्लड फ्लो कम हो सकती है, इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट हो सकती है, नमनेस हो सकती है, असेसमेंट हो सकती है, एबीजीज वगैरह हमने वो करवाने होते हैं, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स करवाने होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अच्छा नर्सिंग मैनेजमेंट में सिंपल से हमने क्या करवाना है, रेस्पिरेटरी रेट को मॉनिटर करवाना होता है। इसका रेस्पिरेटरी रेट को मॉनिटर करवाना होता है, इसके लिए वेंटिलेशन वगैरह उसकी प्रोवाइड करनी होती है और पेशेंट की सेमी फॉलो पोजीशन हमने मेंटेन करनी होती है। अक्यूट क्रोनिक एंड रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस में सिंपल से क्या होता है, रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस में ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो पीएच होती है वो ज़्यादा हो जाती है और PaCO2 का लेवल कम होता है। और कितना लेवल बेसिकली नॉर्मल रेंज होती है 36 से 42, तो जब 38 मिलीमीटर एचजी से कम हो जाए तो हम उसको कहेंगे रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस। क्या कॉजेज हो सकती है, एंजाइटी हो सकती है, हाइपोक्सीमिया हो सकती है। इसके अलावा हमारे पास क्या सारी साइकिल इंटॉक्सिफिकेशन हो सकती है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियमिया हो सकता है, यानी कि ब्लड के अंदर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया प्रेजेंट हो सकते हैं। वेंटिलेटर सेटिंग जो होती है वो भी इनअप्रोप्रिएट है। इसके क्रोनिक के अंदर क्रोनिक हाइपोकैप्निया हो सकता है, सीरम बाइकार्बोनेट्स के लेवल कम हो सकते हैं, हेपेटिक इंसफिशिएंसी हो सकती है, एंटी सेरेब्रल ट्यूमर हो सकता है। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी में सिंपल सा ये होता है कि रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास जो बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की एलिमिनेशन होती है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाती है ब्लड से। जब इस तरह से क्या होगा, हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो कम हो जाता है, और जो ब्लड की पीएच होती है वो ज़्यादा हो जाती है। कितने कंपनसेट करना है, कैसे कंपनसेट करेगी, वो बाइकार्बोनेट्स को रीअब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगी, ठीक है, ताकि वो अल्कोलोसिस को रोक कर सके, कम से कम कर सके। जो पोटाशियम होता है वो सेल से शिफ्ट हो जाएंगे, इस तरह से पोटाशियम की जो इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हो जाएगा और हमारे पास ये सिम्टम्स शो होना शुरू हो जाएंगी, जिसमें टिंगलिंग, लाइट हेडेडनेस, सीजर्स वगैरह आ सकते हैं। मैनिफेस्टेशन में सिंपल से लाइट हेडेडनेस, वैसोकंस्ट्रिक्शन, डिक्रीज सेरेब्रल ब्लड फ्लो, की इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट, नंबनेस, टिंगलिंग। असेसमेंट में आपने एबीजीज करवाने, इलेक्ट्रोलाइट्स करवाने हैं। मेडिकल में सिंपल से क्या होगा, हम लोगों ने रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस की जो ट्रीटमेंट होती है ना, उसी को हमने जो कॉजेज़ होती हैं उसी को हमने कम करने की कोशिश करनी है। पेशेंट की एंजाइटी को हमने कम करने की कोशिश करनी है, एंटी एंजाइटी ड्रग्स हमने देनी है। नर्सिंग मैनेजमेंट में सिंपल से क्या होगा, रेस्पिरेटरी रेट को मॉनिटर करना है, अपने इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना है पेशेंट को, रिलैक्सिंग टेक्निक देनी है, पेशेंट को बतानी है कि आप ऐसे डीप ब्रीथ करें, लंबा लंबा सांस लें, हमने ये सब कुछ बताना है ताकि उसका रेस्पिरेटरी रेट जो होता है वो कंट्रोल में आ सके। एबीजीज को मॉनिटर करना है, हाइड्रेशन वगैरह के लेवल को मॉनिटर करना है, ऑक्सीजन को एडमिनिस्टर करना है अगर पेशेंट की ऑक्सीजन मतलब रेस्पिरेटरी रेट जो होता है वो डिस्टर्ब है। इसके अलावा हमें रेस्ट को प्रमोट करवाना है। पर लिप्स थेरेपी हमने, यानी कि दोनों लिप्स को आपस में उनको कहना क्लोज करें, और इस तरह से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में रिटेन रहेगी। इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल को मॉनिटर करना है आपने और हेल्थ केयर टीम के साथ कोलैबोरेट करना है। पैरामीटर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारे पास सिंपल से क्या होती है, एबीजीज की रेंज बताई हुई है, पीएच कितनी, आर्टियल ब्लड में कितनी पीएच है और मिक्स वेनस ब्लड में कितनी पीएच है, PaCO2 में कितनी पीएच है, ये सब बताया हुआ है। आपने ये लाजमी करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के लिए।